हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकंड शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से और हमारा तीसरा लेसन मृदा विज्ञान सोइल साइंस से। आज हमारी छठी क्लास है और आज का हमारा पॉइंट है मृदा समस्याएं एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा समस्याएं एवं प्रबंधन में। तो पहली समस्या है मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता व लवणीयता की समस्या। दूसरी है मृदा क्षरण की समस्या और तीसरी है सेम की समस्या। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अम्लीय मृदाएं या एसिडिक सॉइल्स के बारे में। तो भारत में लवणीय मृदा की अपेक्षा अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। तो भारत में लवणीय मृदा की अपेक्षा अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। भारत में कुल कृषि क्षेत्र लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 49 मिलियन हेक्टेयर अम्लीय तथा 10.8 मिलियन हेक्टेयर लवणीय मृदा है। तो भारत में कुल कृषि क्षेत्र कितना है, तो 143 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 49 मिलियन हेक्टेयर क्या है, केवल अम्लीय है। 143 में से 49 मिलियन हेक्टेयर जमीन क्या है, तो अम्लीय है और 10.8 मिलियन हेक्टेयर जमीन लवणीय मृदा है। वे मृदाएं जिसमें हाइड्रोक्सियल OH आयंस की अपेक्षा हाइड्रोजन H+ एवं एल्यूमिनियम Al3+ आयंस की प्रधानता होती है तथा मृदा pH 7.0 से कम हो जाता है, अम्लीय मृदाएं कहलाती है। तो हम अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, तो वे मृदा जिसमें हाइड्रोक्सियल OH, वे मृदाएं जिसमें हाइड्रोक्सियल OH आयंस की अपेक्षा हाइड्रोजन H+ एवं एल्यूमिनियम Al3+ हाइड्रोजन H+ एवं एल्यूमिनियम Al3+ आयंस की प्रधानता होती है तथा मृदा का pH मान 7.0 से कम होता है। तो अम्लीय मृदाओं का pH मान कितना होता है, तो 7.0 से कम होता है। वो कौन सी मृदा होती है, तो वो होती है अम्लीय मृदाएं। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पूर्वोत्तर भारत व असम राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तो अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है और सर्वाधिक असम राज्य में पाई जाती है, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण सार तो बह जाते हैं और जमीन क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अगर मृदा में लवणीयता या क्षारीयता अगर लवण ज़्यादा है तो वो रिस कर नीचे चला जाता है और सार पानी के साथ बह जाता है, तो पीछे क्या बचता है, तो वो अम्ल बचता है। तो इस कारण मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण सार के बह जाते हैं और पीछे क्या बच जाता है, अम्ल। तो मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी। इनकी भौतिक दशा खराब नहीं होती, तो अम्लीय मृदा की भौतिक दशा खराब नहीं होती तथा इसमें जीवाश्म पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अम्लीय मृदा क्या होती है, तो इसकी भौतिक दशा खराब नहीं होती तथा इसमें जीवाश्म पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वर्टिसोल मृदा या ब्लैक सॉइल को छोड़कर अन्य सभी मृदाओं में पाया जाता है। तो अम्लीय मृदाएं सभी मृदाएं हो सकती है, लेकिन कौन सी नहीं होती अम्लीय मृदाएं, वो है वर्टिसोल या ब्लैक सॉइल। वर्टिसोल मृदा को छोड़कर अन्य सभी मृदाओं में अम्लीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन वर्टिसोल मृदा में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हम अम्लीयता के प्रकार के बारे में। तो पहला है सक्रिय अम्लीयता, मृदा घोल में उपस्थित H+ आयन के कारण। तो मृदा घोल में उपस्थित H+ आयन के कारण कौन सी अम्लीयता होती है, तो होती है सक्रिय अम्लीयता। दूसरी है संचित अम्लीयता, मृदा कणों पर अधिशोषित H+ आयन के कारण। तो सक्रिय अम्लीयता कैसे होती है, तो मृदा घोल में उपस्थित H+ आयन के कारण, और संचित अम्लीयता होती है मृदा कणों पर अधिशोषित H+ आयन के कारण। अब बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है अम्लीय मृदाओं की श्रेणी। तो पहली है अल्प अम्लीय, जिस मृदा के pH मान 6 से 6.5 होता है, वो किस प्रकार की मृदा है, तो वो अल्प अम्लीय मृदा है। जिस
मृदा का पीएच मान 6 से 6.5 होता है तो किस श्रेणी की मृदा है? तो अल्प अम्लीय मृदा है। और जिस मृदा का पीएच मान 5 से 6.5 होता है तो मध्यम अम्लीय मृदा है। और जिस मृदा का पीएच मान 4 से कम होता है तो वह अति अम्लीय होता है। तो हम जानते हैं जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है वो मृदा कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। लेकिन इसको भी हम तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली है अल्प अम्लीय, जिस मृदा का पीएच मान 6 से 6.5 होता है तो वो मृदा कौन सी होती है? तो अल्प अम्लीय। वह मृदा जिसका पीएच मान 5 से 6.5 होता है वो मृदा होती है मध्यम अम्लीय। और जिस मृदा का पीएच मान 4 से भी कम होता है वो मृदा कौन सी होती है? अति अम्लीय। तो अल्प अम्लीय जिसका मान पीएच मान 6 से 6.5, मध्यम 5 से 6.5 और अति अम्लीय 4 पीएच मान से कम। अब हम निर्माण के कारण देखते हैं। तो मृदाएं अम्लीयता कैसे होती है, इसके कारण क्या है? तो अब हम कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला कारण है मूल पैतृक पदार्थ। निर्माण के कारण में पहला है मूल पैतृक पदार्थ। क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट व सिलिका के चट्टानों से बनी मृदा या इनकी अधिकता के कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। मूल पैतृक पदार्थ में पहली पॉइंट क्या है? तो क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट व सिलिका के चट्टानों से बनी मृदा क्या होती है? अम्लीयता। क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट के चट्टानों से बनी मृदा कैसी होती है? तो वो अम्लीय मृदा होती है। क्वार्ट्ज और सिलिका की अधिकता के कारण मृदा अम्लीयता हो जाती है। तो क्वार्ट्ज ग्रेनाइट के चट्टानों से बनी मृदा कैसी होती है? तो अम्लीय मृदा होती है। और क्वार्ट्ज व सिलिका की अधिकता के कारण मृदा कैसी हो जाती है? तो अम्लीय हो जाती है। पहला पॉइंट था मूल पैतृक पदार्थ और दूसरा था अधिक वर्षा। मृदा कणों पर अधिशोषित घुलनशील क्षारीय आयंस जिसमें कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस और पोटेशियम आयंस। अधिक वर्षा मृदा कणों पर अधिशोषित घुलनशील क्षारीय आयंस कौन कौन से? तो कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस वे लवण वर्षा जल के साथ बहकर नीचे भूमि में चले जाते हैं। तो अधिक वर्षा क्या होती है? तो पहले तो अधिक वर्षा से मृदा कणों पर अधिशोषित घुलनशील क्षारीय आयंस वे लवण वर्षा। दूसरा पॉइंट इसमें भी क्या है? लवण वर्षा जल के साथ बहकर नीचे भूमि में चले जाते हैं तो मृदा कौन सी हो जाती है? अम्लीय। तो अम्लीय हो जाती है। तो पहला कारण है मूल पैतृक पदार्थ, दूसरा है अधिक वर्षा, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। ये हाइड्रोजन H+ को बढ़ाने में सहायक है। तो कार्बनिक पदार्थ ये हाइड्रोजन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और गोबर की खाद का प्रयोग करने पर भी भूमि अम्लीय हो जाती है। तो गोबर खाद भी क्या है? एक कार्बनिक खाद है। तो गोबर खाद डालने से भी मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अब बात करते हैं हम अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। और चौथा इसमें पॉइंट है, पहला मूल पैतृक पदार्थ, दूसरा अधिक वर्षा, तीसरा कार्बनिक पदार्थ और चौथा है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। तो ये थे उर्वरक और उसकी अम्लीयता तुल्यांक। तो सबसे पहला उर्वरक है एनहाइड्रस अमोनिया। पहला कौन सा है? तो एनहाइड्रस अमोनिया और इसकी अम्लीयता तुल्यांक होता है 148। एनहाइड्रस अमोनिया और इसका अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है? तो 148। अगला है अमोनियम क्लोराइड, इसका अम्लीयता तुल्यांक होता है 128। अगला है अमोनियम सल्फेट, इसका अम्लीयता तुल्यांक होता है 110। अगला है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसका अम्लीयता तुल्यांक है 93। और अगला है अमोनियम फास्फेट, इसका अम्लीयता तुल्यांक है 86। और अगला है यूरिया, इसका अम्लीयता तुल्यांक है 80। तो अम्लीय उर्वरक का प्रयोग, अम्लीय उर्वरक कौन कौन से हैं?
तो पहला है एनहाइड्रस अमोनिया, पहला कौन सा है एनहाइड्रस अमोनिया, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा अमोनियम सल्फेट, चौथा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अगला है अमोनियम फास्फेट और पांचवा है यूरिया। और एनहाइड्रस अमोनिया की अम्लीयता तुल्यांक होता है 148, अमोनियम क्लोराइड का अम्लीयता तुल्यांक होता है 128 और अमोनिया सल्फेट का अम्लीयता तुल्यांक होता है 110 और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का तुल्यांक होता है 93 और अमोनियम फास्फेट का अम्लीयता तुल्यांक होता है 86 और यूरिया का अम्लीय तुल्यांक होता है 80। एनहाइड्रस अमोनिया 148, अमोनियम क्लोराइड 128, अमोनियम सल्फेट 110, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 93 या 93 और अमोनियम फास्फेट 86 और यूरिया 80। इन उर्वरकों के अवशिष्ट अम्लीय प्रभाव को उदासीन या प्रभावहीन करने के लिए आवश्यक चूना या कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को तुल्यांक या समकक्ष अम्लीयता कहते हैं। तो इन उर्वरकों के अवशिष्ट अम्लीय प्रभाव को उदासीन या प्रभावहीन करने के लिए आवश्यक चूना की मात्रा को तुल्यांक या समकक्ष अम्लीयता कहते हैं। अम्लीय प्रभाव को उदासीन या प्रभावहीन करने के लिए आवश्यक चूना की मात्रा को तुल्यांक या समकक्ष अम्लीयता कहते हैं। पांचवा है सूक्ष्म जीवों की क्रिया। सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा भी मृदा अम्लीय हो जाती है। तो ये सूक्ष्म जीव अम्ल पैदा करने में सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करने में सहायक होते हैं? तो अम्ल पैदा करने में सहायक होते हैं। तो मृदा अम्लीय होता है, इसके कारण क्या क्या है? पहला है मूल पैदक पदार्थ, जिसमें क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, सिलिका से बनी चट्टानों की अधिकता के कारण। अगला है अधिक वर्षा के कारण। तीसरा है कार्बनिक पदार्थ के कारण। चौथा है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग के कारण और पांचवा है सूक्ष्म जीवों की क्रिया। ये अम्ल पैदा करने में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है मृदा अम्लीयता का पौधों में प्रभाव। मृदा अम्लीयता का पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्लीय मृदा में फास्फोरस का लोहा व एल्यूमिनियम के साथ अप्राप्य अवस्था में स्थिरीकरण हो जाता है। तो मृदा अम्लीयता का पौधों में प्रभाव की बात करते हैं तो पहला प्रभाव यह होता है कि अम्लीय मृदा में फास्फोरस का लोहा व एल्यूमिनियम के साथ अप्राप्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में? अप्राप्य अवस्था में स्थिरीकरण हो जाता है। अम्लीय मृदा में फास्फोरस का लोहा व एल्यूमिनियम के साथ अप्राप्य अवस्था में स्थिरीकरण हो जाता है। दूसरा इसका प्रभाव होता है मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। और अगर दूसरा प्रभाव है, अगर मृदा अम्लीय होगी तो उसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तीसरा, अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम व मैग्नीज की कमी हो जाती है। तो मृदा अम्लीयता का पौधों पर प्रभाव, पहला प्रभाव है अम्लीय मृदा में फास्फोरस का लोहा व एल्यूमिनियम के साथ अप्राप्य अवस्था में स्थिरीकरण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं फास्फोरस का स्थिरीकरण हो जाता है अम्लीय मृदा में। दूसरा, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। और तीसरा है अम्लीय मृदा में कैल्शियम व मैग्नीशियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये थे मृदा अम्लीयता के पौधों पर प्रभाव। अब हमारा इस अम्लीय मृदा में अंतिम पॉइंट है अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन। कौन सा मृदा प्रबंधन? तो अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन। तो पहला प्रबंधन है समुचित जल निकास होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है अम्लीयता से सहने वाली फसलें उगाना। तो पहला तो समुचित जल निकास होना चाहिए, दूसरा अम्लीयता सहने वाली फसलें उगाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी फसलें जो अम्लीयता को सहन करने की शक्ति रखती है? तो वो है राई, धान, आलू, चाय और अन्य घासें आदि। तो अम्लीयता सहन करने वाली फसलें कौन कौन सी है? तो राई, धान, आलू, चाय और घासें। राई, धान, आलू, चाय और घासें। राई, धान, आलू, चाय और घासें, ये सभी क्या है? अम्लीयता सहन करने वाली फसलें हैं। तो कौन सी? राई, धान, आलू, चाय और घासें। अब और ऐसी कौन सी फसल हमें नहीं लगानी चाहिए?
जो अम्लीयता के लिए संवेदनशील होती है तो वो भी देखते हैं। तो अम्लीयता सहने वाली फसलें तो ये राई, धान, आलू, चाय, घासें आदि, इसको तो उगाना चाहिए अम्लीय मृदाओं के प्रबंधन के लिए। और कौन सी फसलों को नहीं उगाना चाहिए, तो अम्लीयता संवेदनशील फसलें नहीं लगाएं। तो अम्लीयता प्रबंधन दूसरा क्या है, पहला तो अम्लीयता चयन करने वाली फसलें लगानी चाहिए, उगानी चाहिए। और दूसरी, अम्लीयता संवेदनशील फसलें ना लगाएं। क्या है, अम्लीयता संवेदनशील फसलें ना लगाएं। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जो अम्लीयता के लिए संवेदनशील होती है, वो होती है फूलगोभी, चुकंदर और रिजगा। फूलगोभी, चुकंदर और रिजगा, फूलगोभी, चुकंदर और रिजगा, ये क्या होती है, अम्लीयता के लिए संवेदनशील होती है। जबकि राई, धान, आलू, चाय और घासें अम्लीयता सहन करने वाली फसलें होती है। तीसरा, अम्लीयता अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन में रॉक फास्फेट व प्रेस मड, इसका प्रयोग अति अम्लीय भूमियों जिसका पीएच मान 4.0 से कम होता है उसमें किया जाता है। तो अम्लीय मृदाओं में जो अति अम्लीय जिसका पीएच मान 4.0 से कम है उसमें रॉक फॉस्फेट व प्रेस मड का प्रयोग करना चाहिए। रॉक फॉस्फेट और प्रेस मड का प्रयोग किसमें करना चाहिए, जिनका प्रयोग अति अम्लीय भूमियों जिसका पीएच मान क्या होता है 4.0 से कम होता है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो रॉक फास्फेट व प्रेस मड का प्रयोग किया जाता है। चौथा है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर मृदा अम्लीय है तो उसको क्षारीय करेंगे तो क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो कौन कौन से क्षारकों का प्रयोग करना चाहिए क्षारीय उर्वरकों में, पहला है सोडियम नाइट्रेट, दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा है कैल्शियम साइनामाइड और चौथा है डाई कैल्शियम फास्फेट। तो कौन कौन से क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, तो पहला होता है सोडियम नाइट्रेट जिसकी तुलना की क्षारीयता होती है 29, दूसरा है कैल्शियम नाइट्रेट जिसकी तुलना की क्षारीयता होती है 31, तीसरा है कैल्शियम साइनाइड जिसकी तुलना की क्षारीयता होती है 63 और अगला है डाई कैल्शियम फास्फेट जिसकी तुलना की क्षारीयता होती है 25। तो सोडियम नाइट्रेट 29, कैल्शियम नाइट्रेट 21, कैल्शियम साइनामाइड 63, डाई कैल्शियम फास्फेट 25। तो कैल्शियम नाइट्रेट की तुलना की क्षारीयता कितनी होती है, तो 29, कैल्शियम नाइट्रेट की होती है 21, कैल्शियम साइनामाइड की होती है 63 और डाई कैल्शियम फास्फेट की होती है 25। और अगला हमारा अम्लीय मृदाओं प्रबंधन में 5वां पॉइंट है चूने का प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय मृदाओं के प्रबंधन में किसका प्रयोग करना चाहिए, तो चूने का प्रयोग करना, इससे मृदा क्या हो जाती है, क्षारीय और उदासीन हो जाती है। चूना क्या एक क्षार है। तो पहला हमने देखा समुचित जल निकास, दूसरा अम्लीयता सहने वाली फसलें और तीसरा हमने रॉक फास्फेट प्रेस मड का प्रयोग करना, चौथा क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना और पांचवा है हमारा चूना का प्रयोग करना। तो CaCO3 चूना पत्थर या इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं और इसके समतुल्य उदासीन क्षमता होती है। चूना के समतुल्य उदासीन क्षमता और इधर है चूना पदार्थ। तो सबसे पहला है CaCO3 चूना पत्थर या लाइमस्टोन जिसकी समतुल्य उदासीन क्षमता होती है 100। अगली है CaMgCO32 जिसे हम डोलोमाइट कहते हैं, उसकी समतुल्य उदासीन क्षमता 109 होती है। अगली है CaOH2 बुझा हुआ चूना या सेलेक्टेड लाइम, इसकी समतुल्य उदासीन क्षमता 136 होती है। अगला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बिना बुझा चूना या क्विक लाइम कहते हैं, उसकी समतुल्य उदासीन क्षमता 179 होती है। तो पांचवा में क्या करना चाहिए, चूने का प्रयोग करना चाहिए। तो हम देखते हैं इधर है चूना पदार्थ और इधर चूना के समतुल्य उदासीन क्षमता। पहला है CaCO3 चूना पत्थर या लाइमस्टोन, इसकी समतुल्य उदासीन क्षमता है 100। दूसरा है CaMgCO32 डोलोमाइट जिसकी समतुल्य उदासीन क्षमता है 109। तीसरा है CaOH2 बुझा हुआ चूना या सेलेक्ट लाइम, इसकी समतुल्य उदासीन क्षमता होती है 136। अगली है CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम, इसकी समतुल्य उदासीन क्षमता होती है 179। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।